Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is स्वागत इनिशिएटिव। PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानेंगे स्वागत इनिशिएटिव के बारे में। Recently, Prime Minister participated in a program marking 20 years of completion of the स्वागत इनिशिएटिव in गुजरात। तभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था एक प्रोग्राम में, उसके 20 इयर्स कंप्लीट होने के खुशी पे जो स्वागत इनिशिएटिव था, कहाँ पे, तो गुजरात पे। स्वागत इनिशिएटिव, स्वागत स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो स्वागत है स्टैंड करता है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। कब इसको स्टार्ट किया गया था? 2003 पे। पर्पस क्या था इसका? टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट बाय सॉल्विंग देयर ग्रीवेंसेस। ये काम करता है एक ब्रिज के तौर पे सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि सॉल्व किया जा सके उनके ग्रीवेंसेस को। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट स्वागत, डिस्ट्रिक्ट स्वागत, तालुका स्वागत, ग्राम स्वागत, लोक फरियाद प्रोग्राम, ये सारे इसके कंपोनेंट है। यूनिक फीचर इसका क्या है? हेल्प द कॉमन मैन एयर देयर ग्रीवेंसेस डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर। ये मदद करता है कॉमन मैन को कि वो एयर कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर के पास। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, हेल्ड ऑन 4th थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ये आपका होता है हर एक चौथे थर्सडे को हर एक मंथ का। ग्रीवेंस रेट क्या है इसका? मोर देन 99% ऑफ ग्रीवेंस सबमिटेड टू डेट हैव बीन रिजॉल्व। और 99% जो ग्रीवेंसेस है जिसको कि सबमिट किया गया है अभी तक, उसको रिजॉल्व किया गया है। अवार्ड जो इसको मिला है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड इन 2010 फॉर इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है इसको 2010 में ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड नॉर्थ सी समिट। तो जो सेकेंड नॉर्थ सी समिट हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। 9 यूरोपियन कंट्री हैव कन्वेंट फॉर ए समिट aimed at boosting the deployment of offshore wind turbine in the North Sea to make it the largest green energy center in Europe। तो 9 यूरोपियन कंट्री आपके उन्होंने एम किया समिट का एक, जिसका मकसद था बूस्ट करना डिप्लॉयमेंट ऑफशोर विंड टर्बाइन का। कहाँ पे? तो नॉर्थ सी पे, ताकि इसको लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाया जा सके यूरोप का। सेकेंड नॉर्थ सी समिट, जो आपका सेकेंड नॉर्थ सी समिट था, लोकेटेड इन ऑस्टन बेल्जियम। ये आपका कहाँ पे हुआ? तो ऑस्टन बेल्जियम पे। ये इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट 7 यूरोपियन कंट्री एंड 2 नॉन यूरोपियन कंट्री। जो 9 कंट्रीज था उसमें 7 यूरोपियन कंट्री है और 2 नॉन यूरोपियन कंट्री है। कौन कौन से? ये कंट्री के नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, और जो आपके 2 नॉन यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? Accelerate deployment of offshore wind turbine to make the North Sea the largest green energy center in Europe। कि बढ़ाया जाए डिप्लॉयमेंट को ऑफशोर विंड टर्बाइन का, ताकि नॉर्थ सी पे, ताकि इसको लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी सेंटर बनाया जा सके यूरोप का। टारगेट इसका क्या है? 120 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 एंड 300 गीगावाट बाय 2050। इसका टारगेट रखा गया है 120 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी का 2030 तक और 300 गीगावाट का 2050 तक का टारगेट है। प्रीवियस डिक्लेरेशन क्या था? द फर्स्ट समिट इन 2022 हेल्ड हैचबर्ग डिक्लेरेशन साइन इन बाय बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी एंड द नेदरलैंड इन 2022। जो पहला समिट था 2022 का हैचबर्ग डिक्लेरेशन, इसको साइन किया गया था बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नेदरलैंड के द्वारा 2022 पे। की अनाउंसमेंट जो किया गया था, नेदरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम अनाउंस अ न्यू इंटरकनेक्शन टू लिंक अ 10 ऑफशोर विंड फार्म टू द यूके। और नेदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया था एक न्यू इंटरकनेक्शन को, जो कि लिंक कर रहा था 10 ऑफशोर विंड फार्म को यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑफशोर विंड टर्बाइन के बारे में भी हम जान लें। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड पावर इन बॉडीज ऑफ वाटर एंड आर लार्जर देन ऑनशोर टर्बाइन बिल्ड टू विथस्टैंड हार्श वेदर कंडीशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ये जो होते हैं आपके ऑफशोर विंड टर्बाइन, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करके विंड पावर बॉडीज का वाटर से, और ये जो है लार्जर होते हैं ऑनशोर टर्बाइन के कंपैरिजन पे, ताकि वो विथस्टैंड कर सके हार्श वेदर कंडीशन और स्ट्रॉन्ग विंड को। The electricity generated is transmitted to the shore via undersea cable. Of the total power from wind, 93% come from onshore system and rest only 7% offshore wind farm। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है शोर तक उपयोग करके अंडर सी केबल का। जो टोटल पावर जनरेट होता है विंड से, उसमें 93% जो है वो आपका ऑनशोर सिस्टम से आता है, जबकि रेस्ट सिर्फ 7% ही ऑफशोर विंड फार्म से आ रहा है। नॉर्थ सी की अगर हम बात करें, नॉर्थ सी लाई बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। तो जो नॉर्थ सी है ये आपका लाई करता है ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। लोकेशन बेस्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है। ये आप देख सकते हैं जो नॉर्थ से आपका लोकेटेड है कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे।
उसके बीच में आपका ये नॉर्वेगियन सी, नॉर्थ सी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एनजीडीआरएस। तो हम जानेंगे नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अनाउंस्ड दैट 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैड अडॉप्टेड द नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है भारत के, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लैंड रिकॉर्ड के लिए। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS is an advanced software application for the execution of land registration document। जो आपका नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है NGDRS, ये आपका एडवांस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ताकि एग्जीक्यूट किया जा सके लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को। इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको स्टार्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। कंपेटिटिबिलिटी की बात करें हम इसके, स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, कॉन्फ़िगरेबल एंड कंपेटिबल विद स्टेट स्पेसिफिक नीड। ये आपका स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, कॉन्फ़िगरेबल है और कंपेटिबल है स्टेट के स्पेसिफिक नीड के अनुसार। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड प्रोसीड्यूर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, एम्पावर सिटीजन बाय इनेबलिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को और रिडक्शन करेगा टाइम, कॉस्ट और प्रोसीड्यूर में एग्जीक्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का। ये एम्पावर कर रहा है सिटीजन को, इनेबल करके प्रॉपर वैल्यूएशन प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो जाएगा। कंपोनेंट इसका क्या है? तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे, रीसर्वे, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये कंप्यूटराइज करेगा लैंड रिकॉर्ड को, सर्वे, रीसर्वे को, कंप्यूटराइज करेगा रजिस्ट्रेशन को। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN, ऑल्सो कॉल्ड भू आधार, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। adopted by 26 state union territory, pilot testing done in 7 more state union territory, part of Digital India Land Record Modernization Program, provide standardization across state, easy sharing of land record, protect government land and ensure transparency। जो आपका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ULPIN, जिसको कि हम भू आधार भी कहते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया है 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। ये पायलट टेस्टिंग जो है इसका किया गया है 7 मोर स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे। ये आपका पार्ट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का। ये प्रोवाइड कर रहा है स्टैंडर्डाइजेशन को अक्रॉस स्टेट के लिए, इजी शेयरिंग हो पा रहा है लैंड रिकॉर्ड का। ये प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के लैंड को और इंश्योर कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को। अब हम जानेंगे DILRMP के बारे में भी। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इम्प्लीमेंटिंग DILRMP सिंस 2016 एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे, रीसर्वे एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है वो इम्प्लीमेंट कर रही है DILRMP को 2016 से ही। ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कंप्यूटराइजेशन करने के लिए लैंड रिकॉर्ड को, सर्वे, रीसर्वे के लिए या कंप्यूटराइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो फॉल हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसके बारे में हम जानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A recent study found that severe drought during the Bronze Age may have wiped off the population of Indus Valley people, endorsing the theory that climate change led to the collapse of Indus civilization। एक जो रिसेंट स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो सीवियर ड्रॉट आया था ब्रॉन्ज एज के समय पे, इसने वाइप ऑफ किया होगा पॉपुलेशन को इंडस वैली पीपल का। ये इंडोर्स कर रहा है थ्योरी को कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके कारण कोलैप्स हुआ था एंशियंट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। It was a Bronze Age civilization in the northwest region of South Asia, lasting from 3300 BCE to 1300 BCE। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, नॉर्थ वेस्ट रीजन का, साउथ एशिया का। ये लास्ट किया था आपका 3300 BC से 1300 BC तक। इट इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर हड़प्पा, नाउ इन पाकिस्तान, द फर्स्ट ऑफ इट्स साइट टू बी एक्सकेवेटेड अर्ली इन द 20th सेंचुरी। इसको जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी, हड़प्पा के नाम पे, जो कि आपका अभी पाकिस्तान में है। ये पहला साइट था जिसको एक्सकेवेट किया गया था अर्ली 20th सेंचुरी पे। इट स्ट्रेच ओवर एन एरिया स्पेनिंग नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, मच ऑफ पाकिस्तान एंड वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये स्ट्रेच करता है, इसका जो एरिया है जो कि आपका फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, मस्ट ऑफ पाकिस्तान, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। It thrived in the Indus River basin and along a network of rivers that originally flow near the ephemeral Ghaggar Hagra River in northwest India and eastern Pakistan।
और ये थ्राइव करता है इंडस रिवर बेसिन पे, और साथ साथ जो नेटवर्क है आपका रिवर का जो कि ओरिजिनली फ्लो करता है किसके पास से, एफिमर घाघर हगरा रिवर के पास से नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान के। The civilization is noted for its urban planning, baked brick house, elaborate drainage and water supply system, handicraft technique, Canadian products, seal carving and metallurgy, copper, bronze, lead and tin। ये जो सिविलाइजेशन था ये जाना जाता था अपने अर्बन प्लानिंग के लिए, बैक ब्रिक हाउस, इलेबोरेट ड्रेनेज और वाटर सप्लाई सिस्टम, हैंडीक्राफ्ट टेक्निक, कैलेनियन प्रोडक्ट, सील कार्विंग और मेटलर्जी, कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, टीन के लिए। डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज, वीकर मानसून, रिड्यूस वाटर सप्लाई, ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ द सॉइल, स्कैटरिंग ऑफ पॉपुलेशन ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ, जो मानसून था वो कमजोर हुआ, इससे वाटर सप्लाई रिड्यूस हुआ, इसके कारण जो सॉइल था वो ड्राई हुआ, जिसके कारण स्कैटर हो गए पॉपुलेशन ईस्टवर्ड और साउथवर्ड की ओर। फाइंडिंग ऑफ द न्यू स्टडी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। क्या फाइंडिंग है न्यू स्टडी का यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा? ड्रॉट दैट बिगन 4200 ईयर अगो ग्रीप द सिविलाइजेशन एंड वेंट फॉर ओवर 2 सेंचुरी। ड्रॉट जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 4200 ईयर अगो, इसने ग्रिप किया सिविलाइजेशन को और ये आपका 2 सेंचुरीज तक चला। The protracted drought severely affected food system and habitat pattern, forcing the people of Indus Valley civilization to make systemic change to adapt a more self-reliant lifestyle। और जो प्रोटेक्टेड ड्रॉट था इसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया फूड सिस्टम और हैबिटेट पैटर्न को। इसने फोर्स किया पीपल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि वो सिस्टमैटिक चेंज करे, अडेप्ट करे एक मोर सेल्फ रिलायंट लाइफस्टाइल को। They reorganized their large city and moved toward the east of the region in smaller rural settlement। उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया अपने लार्ज सिटी को और वो मूव किए ईस्ट में रीजन के स्मॉलर रूरल सेटलमेंट की ओर। They also had to make changes to their agriculture practice, relying more on drought resilient crops such as millet। और उनको चेंज करना पड़ा अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी, अब वो ज्यादा डिपेंड करने लगे ड्रॉट रेसिलेंट क्रॉप के ऊपर, जैसे कि मिलेट हो गया। हाउ डिड द स्टडी अराइव एट इट कंक्लूजन? इस कंक्लूजन पे स्टडी कैसे पहुंचा? तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी किया लेयर को स्टैलेग्माइट का जो कि वर्टिकल माइस है, मिनरल डिपोजिट का जो कि राइज करता है फ्लोर ऑफ केव से, और ये काउज है वाटर ड्रिपिंग का भी, ताकि एसेस किया जा सके रिलेबल सिग्नल रेनफॉल को। ये काफी उपयोगी है हाई प्रिसीजन यूरेनियम सीरीज डेटिंग के लिए, ताकि एसेस किया जा सके जो ड्यूरेशन है ड्रॉट का। अदर थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा जो थ्योरी दिया गया है डिक्लाइन को लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो जो थ्योरी है थ्योरिस्ट कौन से और क्या जस्टिफिकेशन दिया वो हम जानेंगे। आर्यन इन्वेशन थ्योरी जो था ये मैक्स मुलर और मैकमर व्हीलर के द्वारा किया। उन्होंने कहा कि जो इन्वेशन हुआ था आर्यन पीपल का जो कि आए थे नॉर्थ से, उन्होंने अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी और आइडिया लाया जिसके कारण कोलैप्स हो गया एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी दिया गया रॉबर्ट रेक्स आर डी ओल्डम के द्वारा। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर था जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, फ्लड, इसका एक मेजर रोल था डिक्लाइन के पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंटरनल डिक्लाइन की बात करें तो ये थ्योरी एसआर राव के द्वारा दिया गया था। इस थ्योरी के अनुसार जो डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये इंटरनल फैक्टर के कारण हुआ, यानी कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, करप्शन और इकोनॉमिक डिक्लाइन था इस कारण हुआ। नेचुरल डिजास्टर थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी था ये डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया। इस थ्योरी में सजेस्ट किया गया है कि जो मेजर नेचुरल डिजास्टर था जैसे कि अर्थक्वेक, ये रिस्पॉन्सिबल था डिक्लाइन के पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इंटीग्रेशन विथ वैदिक कल्चर, ये थ्योरी दिया गया डेविड फ्रॉले के द्वारा। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि जो डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कोलैप्स जो था रेदर एक ट्रांसफॉर्मेशन था वैदिक कल्चर की और एंशिएंट इंडिया का। ये आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट साइट और किस स्टेट और कहां पर लोकेटेड है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपका धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये आपका गुजरात में है, कालीबंगन जो आपका और राखीगिरी ये आपका राखीगिरी हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लोकेशन कहां पे है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टील मेकिंग। तो जो उपयोग की बात कही गई है हाइड्रोजन का स्टील मेकिंग में, इसके बारे में हम जानेंगे। एक जो रिसेंट स्टडी किया गया जर्मन रिसर्चर के द्वारा, ये सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन है ये उपयोग किया जा सकता है स्टील मेकिंग में कार्बन के जगह पे। ये स्टील होता क्या है? स्टील आपका एलॉय है आयरन और कार्बन का जो कि इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ को और फ्रैक्चर रेजिस्टेंस को। अगर हम कंपेयर करें इसको अदर फॉर्म ऑफ आयरन से तो स्ट्रॉन्ग स्टील कंसिस्ट करता है टाइनी अमाउंट लेस देन 1% कार्बन का। प्रॉब्लम क्या है करंट मेथड को लेकर स्टील मेकिंग का? तो अभी जो प्रेजेंट मेथड है स्टील मेकिंग का, ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस रूट और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 5 से 7% ग्लोबल एमिशन का। और 1 टन स्टील बनाने के लिए 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, तो जिसके कारण आपको पता ही होगा कितना ज्यादा ये हार्मफुल हो गया। ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग प्रोसेस और न्यू स्टील मेकिंग प्रोसेस यूजिंग हाइड्रोजन में क्या अंतर हम समझेंगे।
ट्रेडिशनल टाइप में आयरन ऑक्साइड को हीट किया जाता था कोक के साथ 1700 डिग्री सेल्सियस में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, जबकि न्यू स्टील मेकिंग प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिडक्शन रिएक्शन के अनुसार। ट्रेडिशनल में कार्बन रिएक्ट करता था ऑक्सीजन के साथ ताकि फॉर्म किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि आयरन को अराउंड 4% कार्बन के साथ छोड़ता था, जबकि न्यू स्टील मेकिंग में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड में, जो प्रोड्यूस करता है वाटर वेपर को बाय प्रोडक्ट के रूप में। आयरन जो है उसको स्मेल्ट किया जाता था, ऑक्सीजन को ब्लो किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था मोर कार्बन डाइऑक्साइड को, रिड्यूस किया जाता था अमाउंट ऑफ कार्बन को आयरन पे ताकि डिजायरेबल लेवल तक ले जाया जा सके। जबकि न्यू प्रोसेस में क्रिएट किया जाता है माइक्रो फ्रैक्चर स्ट्रक्चर को आयरन ऑक्साइड फीड स्टॉक पे ताकि इंकरेज किया जा सके क्रिएशन को चैनल का, और ड्रेन किया जा सके ट्रैप वाटर, और अलो किया जा सके हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए इसको रिएक्शन में। ये जो न्यू प्रोसेस है ये रिलीज कर रहा है सिग्निफिकेंटली लेस ग्रीन हाउस गैस को, यानी ये मोर वायबल ऑप्शन है। इंडिया की अगर हम स्टेटस की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर है। ये प्रोड्यूस करता है 118.2 मिलियन टन, इसने प्रोड्यूस किया था 2021 पे। तो इंडिया सेकंड आपका लार्जेस्ट स्टील मेकर है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.